हेलो एवरीवन। न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से प्रतियोगिता दर्पण का एमसीक्यू का सीरीज चलेगा और आज लेकर के आए हैं दिसंबर 2025 का। इस तरह से पूरे साल भर का जो दर्पण है, फिर 2024 का भी जो दर्पण है उसका भी एमसीक्यू पर बात होगी, चर्चा होगी। और इस तरह से इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं अपने एग्जामों में, चाहे आप एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात अगला महीना में एग्ज़ाम है, या एनटीपीसी एग्ज़ाम देने वाले मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप मेरे ऐप मंथन ऐप पर आएँ, मेरे चैनल पर आए, न्यू मंथन क्लासेस के चैनल पर आए और प्रतियोगिता दर्पण का जो एमसीक्यू है 12 महीना का 2025 का और साथ साथ 2024 का भी 6 महीना का कवर कराया जाएगा और उसको आप सुने, देखें और लाभ उठाएं आप, और अपने करेंट अफेयर्स को और धारदार बनाएं आप, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं से कोई कमी न रहे। तो हम लोग देखते हैं एमसीक्यू दिसंबर 2025 का। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा से संबंधित ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इनमें से कौन संस्था प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अर्थात आपको इसी लाइन में पहला चीज़ है कि कौन सा पत्रिका के द्वारा है, तो ब्रिटिश पत्रिका आपका है। ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुआ है 2026 में। उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है, तो है पहला स्थान है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, पहला स्थान है। यह कहाँ है, तो ब्रिटेन में है। दूसरा स्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का और तीसरा है प्रिंसटन विश्वविद्यालय का रैंकिंग में स्थान है, यह है अमेरिका में है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यह ब्रिटेन में है, इसका चौथा स्थान है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अर्थात इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो प्रथम स्थान पाया है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाया है। तो इस तरह से आपको चारों ऑप्शन भी देख लिए कि 1, 2, 3, 4 स्थान पर कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संघ लोकसेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर 1926। अब इसके संबंध में क्या आपको जानना है, थोड़ा सा जान लीजिए कि संघ लोकसेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 315 से 323 के बीच में, और इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ली आयोग के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और 1937 में इसका नाम था संघीय लोकसेवा आयोग किया गया, और जब भारत का संविधान बना तो इसका नाम 26 जनवरी 1950 को संघ लोकसेवा आयोग कर दिया गया। वर्तमान में जो संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार है। तो इस तरह से समझे आप, तो स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ है और यह शताब्दी वर्ष बनाया था, 100 साल पूरा किया है। 100 साल कब पूरा किया है, तो 1 अक्टूबर 2025 को यह 100 साल पूरा कर लिया है, शताब्दी वर्ष मनाया है 1 अक्टूबर 2025 को। तो स्थापना कब हुआ, 100 साल कब पूरा हुआ, यह भी आप जान लिए। यह संवैधानिक संस्था है, यह जाने किस आर्टिकल के तहत है, यह भी समझ लीजिए। इस तरह से ओवरऑल, और वर्तमान में इसका कौन अध्यक्ष है, डॉक्टर अजय कुमार आपका है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी से ही माई यूपीएससी इंटरव्यू स्वप्न से वास्तविकता तक नामक पोर्टल किस संस्था ने जारी किया है, तो स्वाभाविक है कि यूपीएससी जारी किया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन एंटी पनडुब्बी युद्धपोत है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऑप्शन ए है युद्धपोत आंद्रोथ, ऑप्शन बी में है युद्धपोत अर्नाला, ऑप्शन सी में है ए एंड बी, और ऑप्शन डी में है ICGS अक्षर। तो यह आप ये जान लीजिए कि एंटी पनडुब्बी अर्थात एंटी सबमरीन वेसल्स युद्धपोत आंद्रोथ भी है, युद्धपोत अर्नाला भी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। और ICGS अक्षर जो है अदम्य श्रेणी का यह गश्ती पोत है, मैं समुद्र की सर्विलांस के लिए यह गश्ती पोत आपका ICGS अक्षर आपका है। फिर आगे देखते हैं हम लोग हैं भारतीय रक्षा प्रणाली में अनंत शस्त्र क्या है? भारतीय रक्षा प्रणाली में अनंत शस्त्र क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है युद्धपोत है, वेसल्स है, सी में है एंटी टैंक है, टैंक रोधी है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखे होइएगा एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर भारत का रहा है। उसमें वायुसेना का स्पाइडर है आपका, S-400 है स्पाइडर आपका, स्पाइडर है वायुसेना का स्पाइडर। फिर S-400 हम लोग रूस से प्राप्त किए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो उसी तरह से यह स्वदेशी है, अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी है, और यह कम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है यह। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है तेजस MK-1A क्या है? ऑप्शन ए में है हल्का लड़ाकू विमान, विमान वाहक पोत, पनडुब्बी है, मिसाइल है। तो तेजस MK-1A आपका हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट आपका है। और यह जानते होंगे कि विमान वाहक पोत कौन है? तो हम लोग का विक्रांत है। पनडुब्बी है तो बहुत सारे पनडुब्बी आपका है, यदि भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कहिएगा तो अरिहंत है। मिसाइल तो बहुत सारा मिसाइल हम लोग के पास है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, त्रिशूल है, ये सारे मिसाइल आपका है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है 7 है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं है आपका, मैचिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, ऑप्शन में है। ऑप्शन बी है खुरेल सुख उखना, ये राष्ट्रपति मंगोलिया अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। हरिनी अमरसूरिया ये प्रधानमंत्री श्रीलंका अर्थात ये PM प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। ऑप्शन डी है साने तकाइची प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी आपका साने तकाइची। ये प्रधानमंत्री है जापान के, यह जापान के प्रधानमंत्री है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री है साने तकाइची। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम का प्रथम चरण किस तारीख को लागू हुआ? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर 2025, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी है 7 नवंबर 2025, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 2025। इसका आंसर है बी है, अर्थात 10 अक्टूबर 2025। यह जानते हैं कि इजरायल और हमास के बीच में जो युद्ध 2023 से शुरू चल रहा है, 7 अक्टूबर 2023 को, अर्थात 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजरायल पर अटैक किया गया था, बहुत सारे नागरिक मारे गए थे, बहुत सारे नागरिक बंधक बना लिए गए थे। उसके रिटेलिएट में अर्थात उस प्रतिरोध में
युद्ध शुरू हुआ और यह 2025 तक चलते रहा। डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास से 10 अक्टूबर 2025 उसे संघर्ष विराम इसमें बीच बीच में आया है, लेकिन अभी हाल में जो संघर्ष विराम हुआ है वह 10 अक्टूबर 2025 को प्रथम चरण लागू हुआ है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का 20 सूत्रीय प्लान किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है रूस यूक्रेन, ऑप्शन बी है हमास इजराइल, ऑप्शन सी है ताइवान चीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 सूत्रीय जो प्लान है वह इजराइल और हमास से संबंधित है और रूस और यूक्रेन से संबंधित वार्ता चल रही है। तो आपसे यदि पूछेगा जो 20 सूत्री प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, वह किस देशों में शांति से संबंधित है, तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रही है उसको समाप्त कराने के लिए 20 सूत्री प्लान लाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसमें 20 सूत्री प्लान में 2 राष्ट्र सिद्धांत भी शामिल है, अर्थात 2 राष्ट्र के निर्माण की बात भी कही गई है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गाजा शांति शिखर सम्मेलन 13 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है शर्म अल शेख मिस्र, दूसरा है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी में सऊदी अरब है, ऑप्शन डी में कतर है। तो इसका आंसर होगा मिस्र, शर्म अल शेख, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी है, उसी की अध्यक्षता में गाजा में शांति के लिए शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑर्डर ऑफ नील से किसे मिस्र के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नील, और यह जो पुरस्कार दिया जाएगा वह डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। तो यह जो सम्मेलन हुआ था गाजा शांति शिखर सम्मेलन मिस्र में, उसी में मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान का घोषणा किया गया था। किस तरह से गाजा में शांति सम्मेलन स्थापित होगी, उसका क्या क्या सा रोड मैप होगा, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। 20 सूत्री प्लान पर भी चर्चा हुई थी। तो उसी सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कृत करने के लिए वहाँ के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उस ऑर्डर ऑफ नील देने की घोषणा की गई थी। तो यह आपसे वहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है गाजा शांति शिखर सम्मेलन से, तो वहाँ से पूछ सकता है। और गाजा शांति शिखर सम्मेलन नाम से ही क्लियर है कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए वहाँ पर सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, हाल में पाकिस्तान किस देश के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो आंसर होगा सऊदी अरब। और हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि एक देश पर आक्रमण दूसरे देश पर आक्रमण समझा जाएगा, और इसका नाम दिया गया है रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता। इससे पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब तेल से संपन्न राष्ट्र है पश्चिमी एशिया का। तो यह पूछेगा कि इससे क्या फायदा पाकिस्तान का होगा। तो इस संबंध में आपका जो भी अब वहाँ पर पाकिस्तान में जो डेवलप करेगा रक्षा से संबंधित जो खर्च आएंगे, उसमें सहयोग इस समझौता के बाद सऊदी अरब भी करेगा और इसका लाभ सऊदी अरब को मिलेगा। तो इस तरह से यह समझौता
पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जेएनजी आंदोलन से इनमें से किस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है? तो ये हाल का क्वेश्चन है। अब देखिए, नेपाल में, ऑप्शन ए नेपाल है, ऑप्शन बी बांग्लादेश है, ऑप्शन सी मेडागास्कर है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप यह जानते हुए कि हाल में नेपाल में जेएनजी आंदोलन किया था और वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। फिर 5 अगस्त 2024 को आपका बांग्लादेश में हुआ था। मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना थी, शेख हसीना को हटा करके मोहम्मद यूनुस वहाँ का अभी हाल में केयर टेकर है वहाँ उस बांग्लादेश के शासन का। तीसरा है मेडागास्कर है, जो पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र है, वहाँ भी जेएनजी आंदोलन के कारण सत्ता परिवर्तन हो गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैट्रिक हर्मिनी किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, सेशल्स, श्रीलंका, चीन। तो पैट्रिक हर्मिनी सेशल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आप बांग्लादेश के जानते हैं मोहम्मद यूनुस है, श्रीलंका का नारा कुमार नायके है, चीन का शी जिनपिंग है। तो सिंपल यह ऑप्शन था, आराम से बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, आसियान का 47वां 47वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है, यह ऑप्शन आपका ए है कोलालमपुर मलेशिया, ऑप्शन बी है मनीला फिलीपींस, सी हनोई वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ कोलालमपुर होगा मलेशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आप यह भी जानते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो कभी कभी आपका जो जैसे CGL-4 दीजिएगा, इंटर लेवल का एग्जाम दीजिएगा, उसमें राजधानी पूछता आपका है, राजधानी है मुद्रा वहाँ से पूछता है। तो इस तरह से हम लोग 15वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, आसियान का 11वां सदस्य राष्ट्र कौन है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अभी हाल में जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 11वां राष्ट्र के रूप में तिमोर लेस्ते अर्थात ईस्ट तिमोर को शामिल किया गया है। ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है और इससे पहले लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया आसियान का सदस्य राष्ट्र है। अब आसियान के बारे में आप जानते होइएगा, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था। स्थापना 1967 में हुआ था। तिमोर लेस्टे से पहले 10 राष्ट्र था, जब तिमोर लेस्टे शामिल हो गया तो 11 सदस्य राष्ट्र हो गया आपका। तो समझ गए हम लोग, आसियान का स्थापना 1967, वर्तमान में तिमोर लेस्टे के शामिल होने से इसका सदस्य राष्ट्रों की संख्या 11 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी किस शिखर सम्मेलन का थीम रहा है? ऑप्शन ए 47वां आसियान सम्मेलन, ऑप्शन बी 48वां आसियान सम्मेलन रहेगा, 40C, ऑप्शन सी है 49वां आसियान सम्मेलन, ऑप्शन डी है आसियान सामुदायिक विजन 2045। तो ये इसका ये थीम है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 47वां आसियान सम्मेलन का ये थीम है। तो बहुत सारे एग्जाम में थीम पूछता है तो उसको ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन बी और सी अर्थात 48वां और 49वां आसियान सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस में होगा, फिलीपींस में होने वाला है
2026 में होने वाला है। तो इसका जो आपका जब वो उस भविष्य में कोई एग्जाम होगा तब उसमें थीम पूछेगा, लेकिन थीम दिया हुआ है नेवर फॉर फ्यूचर आपका है। तो ये यदि थीम पूछा 47वां का, तो इसका थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका थीम है, इस थीम याद करके रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसियान भारत 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए है समुद्री सहयोग, ऑप्शन बी है ऊर्जा सहयोग, ऑप्शन सी है मित्रता वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री सहयोग घोषित किया है, यह याद करके रखिएगा। और कुआलालंपुर में ही आसियान भारत का 22वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इसको भी याद करके रखिएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन आपका है 20वां क्वेश्चन है, 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 को किस देश में आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इसका आंसर होगा ए। आप यह भी जान ले कि आसियान सम्मेलन जहाँ होता है वहीं भारत आसियान का शिखर बैठक भी होता है और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी उसी स्थान पर होता है। तो अभी आपका मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में यह आसियान का सम्मेलन हुआ है, तो वहीं पर आसियान का भी शिखर सम्मेलन होगा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित होता है और भारत आसियान का वार्षिक बैठक भी वहीं आयोजित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया आपका। अब पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 11 आपका आसियान का हो गया। आसियान पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, यह ध्यान दीजिएगा। और इसमें 8 अन्य देश है, अर्थात 11 आसियान का सदस्य देश हो गया 11, जिस नया तिमोर लेस्टे हो गया है। 8 अन्य देश है, अर्थात 19 देश इसमें शामिल आपका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति के सदस्य है? अर्थात में सदस्य कौन कौन है मॉनेटरी पॉलिसी का? तो ऑप्शन ए है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी है पूनम गुप्ता, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजीव रंजन। तो आप जानते हैं इसके, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर। डॉक्टर राजीव रंजन भी डिप्टी गवर्नर आपका है। 4 गवर्नर्स, एक गवर्नर होते हैं आरबीआई में, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो उसमें से संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है और पूनम गुप्ता डॉक्टर राजीव रंजन डिप्टी गवर्नर्स है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 21 है, फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है सावित्री जिंदल, ऑप्शन डी है सुनील मित्तल। तो इसका आंसर है ए, मुकेश अंबानी सबसे धनी व्यक्ति है। और क्रम में भारत में देखिएगा तो प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, सावित्री जिंदल तीसरे स्थान पर है, सुनील मित्तल चौथे स्थान पर है। मुकेश अंबानी का आप जान रहे हैं, मुकेश अंबानी का जियो है, रिलायंस कंपनी है, गौतम अडानी का अडानी समूह है, सावित्री जिंदल जिंदल
जो आपका स्टील है वो है, सुनील मित्तल जानते ही है, एयरटेल आपका है, कंपनी है। इस तरह से। और गौतम अडानी के बारे में यह भी जान लीजिए कि बिहार में जो पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट स्थापित हो रही है, बहुत बड़ा आपका थर्मल प्लांट है, वो गौतम अडानी ही स्थापित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 22 देखें हम लोग। इनमें से भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन ए है श्रीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है आर वेंकटरमणी, ऑप्शन सी है निर्मल कुमार मिंडा, ऑप्शन डी है अनंत गोयनका। तो इसका आंसर होगा आर वेंकटरमणी है। और भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76 में प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है बी। लेकिन यह जो 4 ऑप्शन है, श्रीश चंद्र मुर्मू को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई में नियुक्त किया गया है। और निर्मल कुमार जो मिंडा है, यह एसोचैम के अध्यक्ष है। और अनंत गोयनका आपका फीकी के अध्यक्ष आपका है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन ए है लापता लेडीज, ऑप्शन बी है आई वांट टू टॉक, ऑप्शन सी है जिगरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर जानते होइएगा यदि पढ़े हैं तो। ऑप्शन ए हो जाएगा लापता लेडीज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 24 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 से संबंधित सम्मिलित नहीं है। लापता लेडीज के निर्देशक डायरेक्टर किरण राव है। ऑप्शन बी में आई वांट टू टॉक जो फिल्म है उसका जो डायरेक्टर है सुजीत सरकार है। ऑप्शन सी है अभिषेक बच्चन तथा कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी है छाया कदम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए दिया गया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 25। एक चीज़ और आप जान लें कि जो यह फिल्म फेयर पुरस्कार है वो टाइम्स ग्रुप के द्वारा दिया जाता है और हिंदी फिल्मों के लिए दिया जाता है। और लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार में वह दिया गया है जीनत अमान को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है जीनत अमान को, जीनत अमान और श्याम बेनेगल को, 2 आदमी को दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार दिया गया है? कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार इस ऑप्शन में है एसबीआई, ऑप्शन बी में है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी में है पीएनबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर पढ़े होंगे तो आराम से एसबीआई मार सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 हाउ टू बी हैप्पी विथ हूम यू आर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एस वाई कुरैशी, ऑप्शन बी है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति। तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में आप जानते हैं, यह नारायण मूर्ति की पत्नी है।
इन्फोसिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें हम, 27वां है, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर कितने का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो 100 वर्ष पूरा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कितना रुपया का होगा, तो 100 रुपया का होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुआ था, यह जानते हैं, के बी हेडगेवार ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, समुद्र शक्ति 2025 नामक नौसैनिक अभ्यास में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है, इसको अन्य देश मान ले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया भाग लिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है नौसैनिक अभ्यास है या जो अभ्यास करता है सैन्य अभ्यास है, वहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। और भारत में अभी हुआ है तो विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 है, जेमेक्स 2025 किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम है। ऑप्शन ए है भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है भारत जापान, ऑप्शन सी है भारत फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत रूस। तो इसमें आंसर जाएगा भारत जापान जाएगा। इस तरह से हम लोग जेमेक्स है सब याद, जेमेक्स है, बहुत सा मालावार है, बहुत सारा अभ्यास है, उसको देख करके जाइएगा आप। हर एक दर्पण में आएगा, हर एक धीरे धीरे हम लोग रिकवरी करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन से संबंधित इनमें से कौन सही है। इसी तरह से आप ऑनलाइन में याद करते देखिए कहाँ किस तरह से बीपीएससी में इस बार 71 में पूछा हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन पूछने का तरीका क्या था उसी तरह से है कि इसका आयोजन 27 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक हुआ। मतलब एक एक चीज़ आपको याद करना है। और ऑप्शन बी है भारत इसका मेजबान देश है, ऑप्शन सी है इसका शुभंकर विराज अर्थात हाथी है, डी इनमें से सभी। तो आपको 71 में बीपीएससी कुछ नहीं किया था, जो टॉपिक उठाया था उसको सेंटेंस में बांध दिया था, मैं उसमें से सब कुछ लेकर के सेंटेंस में बांधा था। तो इस तरह से यही क्वेश्चन का पैटर्न 71 में था आपका। हो सकता है एडीओ में इस तरह से हो, या और दरोगा में आपका सिंपल में से यही तीनों में से कोई एक चीज़ दे देगा आपको, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से, ये याद करके रखिएगा। तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में सही है। इसमें ब्राज़ील सर्वाधिक पदक जीता अर्थात 44, जिसमें 15 स्वर्ण है, 15 आपका गोल्ड है। ऑप्शन बी है चीन 52 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। अब ये क्वेश्चन पूछिएगा कि ब्राज़ील टॉप कैसे रहा, चीन का अधिक पदक है, तो ब्राज़ील जीता था 15 स्वर्ण गोल्ड और चीन जीता 13 गोल्ड, इसलिए सेकेंड स्थान पर रहा। तीसरा है भारत 22 पदक जीतकर 10वें स्थान पर रहा है। तो इस तरह से होल एंड सोल इसमें जो पैरा आपका एथलेटिक्स हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन है जो भारत में इसका आयोजन हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसी तरह से 71 में आपसे पूछा था, उसमें आप परेशान हो गए थे, तो आप इस तरह से होल एंड सोल पढ़ें और आराम से इसी में से ही आपको हो सकता है कि यहाँ से कैसे कैसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। पहले पूछने का पैटर्न था कि जैसे पूछ देता कि 44 जीता है ब्राज़ील, तो गोल्ड कितना जीता, सिल्वर कितना जीता, ब्रॉन्ज कितना जीता। जिसे आपको पूछ सकता है कि जो पैरा एथलेटिक्स हुआ है उसमें भारत जो 22 पदक जीता है उसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, ब्रॉन्ज कितना है। इस तरह से भी याद करने का प्रयास कीजिएगा।
और लास्ट क्वेश्चन है 32 है, 13वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो ऑप्शन है ग्लासगो, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है चीन, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो इसका आयोजन होगा ग्लासगो में, अर्थात ओलंपिक 2026 में ग्लासगो में ओलंपिक का भी आयोजन होगा। इसी के साथ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। और अमेरिका में G20 का आयोजन अगले बार 2026 में होगा। आगामी जो G20 का सम्मेलन होने वाला है अमेरिका में होने वाला है, 2026 में होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर के अंक है उसमें जो जो क्वेश्चन बनने वाला, संभावित जो बनने वाला क्वेश्चन था उसको देखें। फिर अगला वीडियो में हम नवंबर का लेकर के आएंगे। फिर हो सकता है 2024 का भी आपको मतलब क्रम से आपका दर्पण का जो क्वेश्चन बनेगा उसको लेकर के आएंगे हम। और इसी तरह से MCQ रहेगा आप, और हर एक आप इस तरह से 10 दिन में आप जिस तरह से देखिएगा आप, तो आपका पूरा करंट अफेयर्स का आप रिकॉल कर लीजिएगा। आप इसके लिए मंथन ऐप पर भी जाइए, यूट्यूब पर भी जाइए, सभी जगह ये उपलब्ध रहेगा। आप उसको देखें और ADO में सफल होइए, आप बिहार दरोगा में भी सफल होइए, BPSC TRE 4.0 में भी सफल होइए। अर्थात आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हम सहयोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से। इस तरह से यह आज का जो MCQ था वह समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में हम एक नया दर्पण का अंक लेकर के। इसी के साथ धन्यवाद।